हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमी क्लासेस। अतुल एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया जा रहा था। तत्कालिक अपक्रिया का वेग, औसत अपक्रिया का वेग, ये सब आपको क्या है बता दिया गया था। इसी में आपको न्यूमेरिकल भी चलेगा और आप पहले देखेंगे। एक होता है प्रारंभिक वेग, क्या होता है ध्यान देंगे। क्या है प्रारंभिक वेग, क्या होता है? प्रारंभिक वेग है ना, समय और सांद्रता के मध्य t इजिकल टू 0, यानी किस समय में? जब प्रारंभिक सांद्रता दिया यानी t इजिकल टू 0। स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श, हाँ क्या है, स्पर्श रेखा का क्या होता है ढाल। देखो, स्पर्श रेखा का ढाल प्रारंभिक वेग कहलाता है। प्रारंभिक वेग कहलाता है। अगर आपसे प्रारंभिक वेग पूछा जाए, जैसे देखोगे यहाँ पर ये चीज़ होता है, ये टी आपका है, ये आपका सांद्रता है, ठीक है ना। अगर इसमें ग्राफ कुछ ऐसे होता है ना, इसका जो ढाल ये प्राप्त होता है, देखिए ये जो ढाल प्राप्त होता है, यही आपका क्या होता है, प्रारंभिक वेग को दर्शाता है। बात कन्फर्म हुआ? तो आपसे पूछा जाता है प्रारंभिक वेग किसे कहते हैं। सांद्रता समय के मध्य जो ग्राफ t टेंड टू 0, स्पर्श रेखा का ढाल प्रारंभिक वेग कहलाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग के पदों में फला को व्यक्त करिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। कैसे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का रश्मिकरणमितीय पदों में अभिक्रिया का वेग, यानी रासायनिक अभिक्रिया का रसमतीकरण में अभिक्रिया का वेग, ठीक है ना। ये क्या करा है, रसमतीकरण में अभिक्रिया का वेग है ना निर्धारण करना। कैसे निर्धारण करोगे? निर्धारण करना, जैसे मान लो अभिक्रिया Na प्लस N1A N2B गिव्स आपका दे रहा है M1C प्लस क्या दे रहा है M2D, और इसका अभिक्रिया वेग है ना रसमतीकरणमितीय पदों में अगर अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है, हम कैसे करते हैं ध्यान देंगे। इस पर सवाल पे देखिए, हम हमेशा 1 मोल के लिए लेते हैं और अभिकारी अणुओं की जो सांद्रताएं होती हैं है ना, जब कोई अभिक्रिया कराते हैं कि निश्चित अनुपात में जब अभिक्रिया कराते हैं तभी निश्चित उत्पाद भी बनता सब है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक क्या नाम है, एक मुट्ठा आटा ले लें और 1 बाल्टी पानी डाल करके मैदा तैयार करें, तैयार होगा? नहीं होगा। उसके लिए जब तक निश्चित रेशियो नहीं होगा, प्रत्येक एक के लिए देखेंगे तो एक के लिए हमेशा बराबर मोल लेते हैं। तो अर्थात यहाँ पर आप देखोगे -1/N1 dA क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। ये माइनस में क्यों लिखा? चूँकि अभिकारी अणु का सांद्रता घटता है। इक्वल टू में क्या लिख रहा है, यानी कि बराबर मात्रा में ही मिला होगा। 1 मोल के लिए काउंटिंग करेंगे 1/N dB क्या लिखोगे आप, dt लिखोगे। इजिकल टू क्या करोगे यहाँ पर, ए प्लस हो जाएगा 1/M1
आप लिखेंगे डी सी बाई कितने के, डी टी के, इजिकल टू प्लस 1 बाई क्या है, यम टू, ये क्या हो जाएगा, डी डी बाई डी टी। यानी ये क्या होता है, आपके रसमतीयकरण विधि द्वारा ये क्या है, अभिक्रिया का वेग का निर्धारण है, अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग अगर आपसे पूछा जाता है तो रसमतीयकरण मितीय द्वारा अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करेंगे तो कर लेंगे ना, पहला सवाल। दूसरा, अब इसी पर और आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे सवाल दिया जाता है, जैसे आपका 2a प्लस क्या है 3b गिव्स देता है c प्लस देता है 4d, ठीक है ना। और यहाँ दे देता है किस अभिक्रिया का रसमतीकरण मितीय विधि द्वारा वेग का निर्धारण करें, ठीक है ना। तो वेग का निर्धारण कैसे करेंगे, किसे कैसे करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पर आप लिखोगे क्या, -1/2 dA बाई डी टी इजिकल टू -1/3 dB बाई डी टी इजिकल टू क्या लिखोगे, +1 बाई, देखिए 1/1 रहेगा, कोई मतलब है नहीं है, या आप लिख सकते हो DC बाई डी टी इजिकल टू +1/4 आप क्या लिखोगे, DD बाई डी टी, ठीक है ना। समझ में आया। इस तरीके से ये रसमतीकरण मितीय विधि द्वारा अभिक्रिया के वेग का निर्धारण होता है। अब यहाँ देखें, आपसे पूछा ए के लुप्त होने की दर, ये क्या है, ए के लुप्त होने की दर क्या है, यानी आप क्या लिखोगे, DA बाई डी टी। इसी नाते माइनस लगाया गया। माइनस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लुप्त होने की दर -1/2 DA बाई डी टी। क्यों लिखोगे, रीजन क्या है भाई। पहला सवाल ये माइनस क्यों लिखे, अभिकारी अणु है, और अगला क्या, उत्पाद है। अगला होता है बी के लुप्त होने की दर अगर ज्ञात करना है तो क्या लिखोगे, -1/3 DB बाई डी टी। अगर लुप्त होने की दर में माइनस लगाओ अच्छी बात है। अगर यहीं पर देखो अगला क्या लिखोगे, है ना, सी के बनने की दर जैसे है, सी के बनने की दर बराबर DC बाई डी टी करोगे, ये प्लस में रहेगा, और D के बनने की दर बराबर +1/4 क्या लिखोगे, DD बाई डी टी। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखते हैं, कन्फर्म। तो ए के लुप्त होने की दर, बी के लुप्त होने की दर, सी के बनने की दर और डी के बनने की दर की काउंटिंग हम लोग क्या कर लेते हैं। बात समझ आया, क्लियर हुआ। अगला देखोगे, इसी पर आगे बढ़े। देखिए अब कुछ सवाल ऐसे दिए रहेंगे, सवाल पे ज़्यादा ध्यान देना, न्यूमेरिकल पे आइएगा। जैसे दे देता है कि किसी अभिक्रिया A+2B गिव्स देता है 3C में A के लुप्त होने की दर 5 मोल पर लीटर और पर सेकंड है, तो B के लुप्त होने की दर
और सी के बनने की दर ज्ञात करो। सी के बनने की दर ज्ञात करो, पहला सवाल। अब एक काम करते हैं, देखो ए के लुप्त होने की दर दिया है, अर्थात आपका दिया है क्या, dA/dt बराबर आपका दे दिया है 5, पहले जो चीज दिया है। और इसको रसमतीकरण मितीय विधि द्वारा इसका हम क्या करते हैं, अभिक्रिया का वेग का सूत्र लिखते हैं। आप देखोगे माइनस dA/dt इज इक्वल टू -1/2 dB/dt इज इक्वल टू +1/3 dC/ क्या लिखोगे, dt। बात कन्फर्म हुआ। अब यहां पर देखोगे dA/dt कितना दिया, 5 दिया है, और पूछ क्या रहा है इसमें, क्वेश्चन मार्क में ध्यान देंगे। जो पूछ रहा है वह dB/dt पूछ रहा है, पहला सवाल। और dd क्या है, dC। और dC/dt पूछ रहा है। ये दो क्वेश्चन इसमें से पूछ रहे हैं। आप करोगे क्या, देखोगे यहां पर 5 वैल्यू पुट करो। 5 बराबर -1/2 dB/dt करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, 5 दूनी 10 बराबर -dB/ क्या हो गया, dt हो गया। अर्थात b के लुप्त होने की दर मालूम हो गया। b के लुप्त होने की दर बराबर 10 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स आया। अब देखो सी के उत्पन्न होने की दर, अब इन दोनों को बराबर कर लो। देखो दूसरे कंडीशन में आओ, बराबर बराबर दिया ही है, यानी कि -dA/dt बराबर 1/3 dC/ क्या है, dt। ठीक है ना, इसका मान 5 दिया है, 1/3 dC/ क्या करोगे, dt, या लिखोगे dC/dt बराबर 5×15 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हमें अगर कोई सवाल देता है लुप्त होने की दर है ना, क्षय होने की दर या उत्पन्न होने की दर, तो क्या करते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं। बात समझ आया, क्लियर हुआ? अब इसी पर एक आध सवाल और देखें तब आगे बढ़ें। देखो जैसे सवाल देता है एक अवक्रिया आपसे दे रहा है, एक अवक्रिया N2O5 gives NO2 प्लस O2 एक बंद पात्र में कराया जाता है। एक बंद, इसको बैलेंस कर दें अभी, एक बंद पात्र में कराया जाता है। ठीक है ना, ये सवाल जो है दे रहा है, ठीक है ना। क्लियर, बैलेंस कर लें जरा, देखें तो यहाँ 2 कर दें, यहाँ 4 कर दें, 4 दूनी 8 दूनी 10, 5 दूनी 10, बैलेंस हो गया है ना, कराया जाता है। पाया गया
पाया गया कि 4 सेकेंड पश्चात क्या है, पाया गया कि 4 सेकेंड पश्चात NO2 की सांद्रता NO2 की सांद्रता बढ़कर 1.6 गुणे 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स रह जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है NO2 की बनने की दर, तो क्या कह रहा है तो NO2 के बनने की दर तथा N2O5 के लुप्त होने की दर ठीक है ना। ये सवाल 2 क्वेश्चन दे दिया है, NO2 के बनने की दर और लुप्त होने की दर। तो पहले पर NO2 का हम वेग तो निकाल लें। देखो, चूंकि वेग बराबर होता है सांद्रता परिवर्तन बटे समय, चूंकि आप पढ़े हो वेग बराबर क्या है, सांद्रता परिवर्तन बटे क्या है, समयांतराल या समय। ठीक है, समयांतराल लिखो या समय लिखो, ठीक है, वैसे समयांतराल लिखना चाहिए। ठीक है, अब देखो दिया क्या है, पहले जो दिया उसको नोट करो। दिया है कि NO2 की सांद्रता दिया है, क्या करा, बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, यानी बढ़ा हुआ भाग वही डेल्टा NO2 लिख सकते हो। ठीक, ये भी लिख सकते हो, NO2 की बढ़ी सांद्रता बराबर, परिवर्तन नहीं निकालना है, वो परिवर्तन दे दिया, बढ़ गया उतना, यानी कि प्रारंभिक 1 रहा तो बढ़ के इतना हो गया है, 1.6 गुणे 10⁻⁴ दे दिया गया है। और समय दिया है कितने सेकेंड में, 4 सेकेंड में। तो आपको मालूम है dNO2 बटे dt बराबर हम निकालेंगे 1.6 गुणे 10⁻⁴ बटे 4 बराबर 4 गुणे 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब इसमें एक चीज देखेंगे, अब आइए रसमितीयकरण विधि द्वारा इसका पहले वेग निकालें। तो वेग समीकरण लिखेंगे, वेग समीकरण पहले लिख लिया जाए। आपको मालूम है 1/2 माइनस में dN2O5 बाई dt बराबर 1/4 dNO2 बटे dt इजिकल टू माइनस DO2 बाई क्या है, dt। अब देखोगे यहां पर dNO2 बटे dt दे दिया है, कितना, 4 गुणे 10⁻⁵ दे दिया गया है, यानी इसी में वैल्यू पुट कर दिया जाए। ठीक है ना, पहले इन दोनों को बराबर कर लिया जाए, है ना, यानी कि किसका निकाला जाए, NO2 N2O5 के लुप्त होने की दर निकाल लिया जाए। देखो N2O5 के लुप्त होने की दर, लुप्त होने की दर आपको मालूम है -1/2
dN2O5 बटे dt बराबर 1/4 dNO2 बटे क्या है dt। देखो इसकी वैल्यू दी गई है 1/4 गुणे 4 गुणे 10⁻⁻5 माइनस 1/2 गुणे dN2O5 बटे dt। 4 कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। आपका आएगा dN2O5 बटे dt बराबर 2 गुणे 1 गुणे 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये तो आपका क्या निकल गया, N2O5 का निकल गया, ठीक है ना, N2O5 का निकल गया। वैल्यू पुट करिए, मान निकाल लिए, ठीक है ना। अब इसी में पूछ रहा है कि लुप्त होने की दर देखा जाए किसके। यहां सवाल पे थोड़ा सा ध्यान दें, इसे मिटा दे रहा हूं। देखो अब ये सवाल है तो N2O5 के लुप्त होने की दर मालूम हो गया। अब निकाल रहा है कि क्षय होने की दर dNO2 बटे dt माइनस 1/4। ये क्या है, लुप्त होने की दर, लुप्त होने की दर किसकी, NO2 की, माइनस 1/4 गुणे 4 गुणे 10⁻⁻5 बराबर 4 कैंसिल, 1 गुणे 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। समझ में आया, क्लियर हुआ। बात बराबर। इस तरीके से हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर मान लो O2 के बनने की दर पूछ लेता, आप देखोगे क्या लिखो, O2 के, ये भी निकाल देता हूं, नहीं पूछा, बनने की दर बराबर है ना, माइनस 1/4 dNO2 बटे dt बराबर dO2 बटे dt। यहाँ माने नहीं भैया प्लस है, क्योंकि बनने की दर है क्या, लुप्त होने की दर। उल्टा बोल लिख दिया मैंने थे, यहाँ पर लुप्त होने, यहाँ पर बनने की दर, ना लुप्त होने की दर। देखोगे यहाँ क्या है, ये चीज लुप्त नहीं होने की दर, क्या है, बनने की दर, बनने की दर है ना। अब देखोगे यहाँ भी प्लस है, वैल्यू पुट कर दोगे, मान निकालोगे, 1/4 गुणे 4 गुणे 10⁻⁻5 बराबर dO2 बाई dt, ठीक है ना। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, इजिकल टू कितना आएगा, देखो 1 गुणे 10⁻⁻5, अर्थात आंसर आपका हो गया dO2 बाई dt बराबर 1 गुणे 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। समझ आया। इस तरीके से इनके सवाल भी हम लोग क्या करते हैं, लगा लेते हैं। लुप्त होने की दर समीकरण दिया रहेगा और क्वेश्चन पूछेगा, उस पर आप लोग क्वेश्चन करिएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, इसे आप लोग स्वयं करिएगा और कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक है ना। लिखेंगे, देखिए एक अवक्रिया, एक क्या है, थोड़ी राइटिंग बड़ी पुअर है मेरी, ध्यान दीजिएगा। एक अवक्रिया
N2 प्लस 3H2 gives 2NH3 बंद पात्र में कराया जाता है, बंद पात्र में कराया जाता है ना। 2 सेकेंड के पश्चात 2 सेकेंड के पश्चात N2 की सांद्रता 6 गुणे 10⁻² मोल लीटर इनवर्स परिवर्तित हो जाता है, निलुप्त हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। गलत लिखा हूं, लीटर लुप्त हो जाता है, क्या करना है। देखो लिख देता हूं, बदल जाता है। हो गया, तो इसको आप लगाइएगा, तो N2 तथा H2 के क्षय होने की दर तथा अमोनिया के उत्पन्न होने की दर की गणना करो। ठीक है, एक सवाल ये लिखिएगा। दूसरा एक सवाल और देखें। एक अभिक्रिया अभिक्रिया 3A + 4B gives 2C + 5D है कि रसमतीकरण द्वारा रसमतीकरणीय द्वारा अभिक्रिया वेग समीकरण लिखो। अभिक्रिया वेग समीकरण लिखो। ये 2 क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, इम्पॉर्टेंट भी है, ये भी ध्यान दीजिए। ठीक है ना। अगला इसमें आता है दर नियम। ये दर नियम क्या है सुनिएगा। दर नियम, ये आप लोग दर नियम आप लोग इसमें फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहता क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके सांद्रण परिवर्तन के समानुपाती होता है। अर्थात किसी अभिक्रिया के वेग और उसके सांद्रता परिवर्तन के मध्य जो संबंध बनाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर नियम कहते हैं। ठीक है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग और उसके सांद्रण परिवर्तन के मध्य जो संबंध बनता है, वो क्या होता है, दर नियम के अंतर्गत आता है। ठीक, देखेंगे। आप लिखोगे क्या, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। ना लिखते इस पे ठीक नहीं बनता।
देखिए, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति, किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति अभिकारी अणु के या क्रियाकारी के सांद्रता परिवर्तन के समानुपाती होता है। आया? यानी द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम आप लोग 9th में पढ़े हो, है ना? सांद्रता परिवर्तन के समानुपाती या सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, है ना? ये भी लिख सकते हो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति, है ना? अभिकारी अणु के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती। इसके स्थान पर आप जो सांद्रता परिवर्तन लिख रहे हो, इसके स्थान पे आप सक्रिय द्रव्यमान भी लिख सकते हो। सक्रिय द्रव्यमान वही चीज है, सांद्रता में परिवर्तन। बात कन्फर्म? अगर मान लो कोई अभिक्रिया है A + B, जिस आपका बन रहा उत्पाद बन रहा है ना? तो उस अवस्था में वेग नियम से आपको मालूम है, वेग नियम के आधार पे, दर नियम के आधार पे आप क्या लिखोगे? अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल, एक्टिव मास इनटू क्या लिखोगे? एक्टिव मास भी लिख दो, एक्टिव मास इनटू एक्टिव मास भी लिख दोगे। या आप लिखोगे वेग बराबर के एक्टिव मास ए इंटू एक्टिव मास भी हो जाएगा। के क्या है? अभिक्रिया वेग स्थिरांक है। के क्या है? आपका अभिक्रिया वेग स्थिरांक है। इसे दर नियतांक भी बोलते हैं। बात कन्फर्म? अगर एक चीज देखा जाए, सामान्य अभिक्रिया के लिए से देखा जाए, उस अवस्था में जैसे कोई और सामान्य अभिक्रिया ले लें, सामान्य अभिक्रियाओं के लिए सामान्य अभिक्रिया जैसे मान लो N1A + N2B + M1C गिब्स दे रहा उत्पाद, है ना? इसके लिए अगर आपको अभिक्रिया दर लिखना है, अभिक्रिया दर कैसे लिखोगे? तो अभिक्रिया वेग इक्वल टू आप क्या लिखोगे? वेग इक्वल टू के एक्टिव मास A पे पावर N1 इंटू एक्टिव मास B पे पावर N2 इंटू एक्टिव मास C पे पावर क्या है? M1। बात समझ आया? जहाँ के क्या है? अभिक्रिया वेग नियतांक है, और वेग बराबर क्या होता है? सांद्रता परिवर्तन बटे समय। क्या है? सांद्रता परिवर्तन बटे समय। ये सारे के सारे सांद्रताएं हैं। आप लिख सकते हो वेग बराबर के लिख दो, यहाँ पर इसका सांद्रता लिख दो, सब सांद्रता है, पावर N1 + N2 प्लस क्या लिखोगे? M1, है ना? और वेग का मात्रक यहीं से निकाल लें। आप देखोगे ये भी सांद्रता है, सांद्रता बटे क्या होता है? समय बराबर के, यहाँ पर क्या लिखोगे? सांद्रता पर पावर डेल्टा n लिख दें, कोई दिक्कत है ना? क्या लिख सकते हैं? डेल्टा n लिख दें, n लिख दें, जो इच्छा हो।
या n लिख दें, टोटल n लिख दें, ठीक है। अगर यहाँ पर देखोगे, अब इसका मात्रक निकालोगे, k का मात्रक अगर निकालना है आप लिखोगे क्या, सांद्रता बटे समय इंटू क्या लिखोगे, सांद्रता पर पावर डेल्टा n, या n लिख दे, n लिखो, कैप छोड़ो, या इसको हम n न लिख करके कुछ लिख दें दूसरा, चलो इसे डेल्टा l हम नहीं लिखते हैं, इसको डेल्टा n नहीं लिखते हैं, हम इसे x मान लेते हैं, ठीक है ना। और इसको भी हम क्या मान लेते हैं, x मान, आसान हो जाएगा। अब देखो कि सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स, समय को ऊपर ले जाना सेकेंड इनवर्स, बटे सांद्रता भी नीचे ही है, मोल पावर x लीटर पर पावर माइनस x, या के बराबर आप देखोगे मोल 1 माइनस x लीटर पावर x माइनस और सेकेंड इनवर्स। अगर देखोगे यही से, अगर अवक्रिया वेग स्थिरांक का मात्रक पूछ लेता है, अब यही से शून्य कोट, द्वितीय कोट, तृतीय कोट सब निकाल लेना, ठीक है ना। यहाँ पर मोल पावर 1 माइनस x क्या है, मोलों की संख्या है टोटल विकारी अणुओं की, लीटर क्या है, लीटर पावर x माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। इस पर आप लोगों के तमाम क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे आप देखोगे या x कोटियों की संख्या भी लिख सकते हो, ये लिख देना, जहाँ x कोटि की संख्या है, जहाँ x क्या है, कोट की संख्या है, कोट की संख्या है। आया। अगर तुमसे कह देता है सेकंड ऑर्डर के, द्वितीय कोट के या प्रथम कोट के, प्रथम लिख देता हूं, देखो प्रथम कोट के वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करो, वेग स्थिरांक का आपसे मात्रक पूछ लेता है। आप मात्रक कैसे निकालोगे, प्रथम कोट है ना, अर्थात x बराबर 1 वैल्यू पुट कर देना, k का मान मालूम है क्या होता है, मोल पे पावर 1 माइनस x लीटर पावर x माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स, सही ना। यानी आप लिखोगे मोल पे पावर 1 माइनस 1 लीटर पावर 1 माइनस 1 और क्या हो गया, सेकेंड इनवर्स। ये जीरो हो गया, यानी बचा क्या, सेकेंड इनवर्स। जो भी कोट पूछे, है ना, एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता भी है कि प्रथम कोट की अवक्रिया वेग स्थिरांक का मात्रक, द्वितीय कोट की अवक्रिया वेग स्थिरांक का मात्रक, तृतीय कोट की अवक्रिया वेग स्थिरांक का मात्रक, कुछ नहीं, एक और याद रखना कि किसी भी कोट के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, मोल पावर 1 माइनस 7 लीटर पावर x माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स, जहां x क्या है, कोट की संख्या है। बात क्लियर। आप लोग काम करेंगे, इस पर आप लोगों को न्यूमेरिकल ले आएंगे और इन न्यूमेरिकलों के बारे में थोड़ा सा आगे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पर बढ़ेंगे। अब अगला जो टॉपिक आएगा वो अब क्रिया का कोट ही आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इस पर आने हैं। तब तक आप देखते रहें, जो सवाल दिया गया है उस सवाल को लगाते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।